हेलो माय डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू प्रियंका करियर हब में। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी की स्टडी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी जून 2024 एग्जाम के लिए। माय नेम इज प्रियंका पंजाबी। आई एम यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद 98 परसेंटाइल, कोड 55, लेबर वेलफेयर। Currently, I am working as assistant professor in BBIP department. So friends, let us discuss question number 1. हम जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस से नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1. According to David and Johnson, which of the following are the basic elements of cooperative learning groups? Option number 1, self-conceptualization. Option number 2, individual accountability. Option number 3, skill development. Option number 4, positive interdependence and promotive interaction. Friends, ये cooperative learning group से related question है। cooperative learning का means होता है यहाँ पर कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स में स्टूडेंट्स एंड उनके पीयर्स, उनके फ्रेंड्स जो है मिलकर साथ में स्टडी करते हैं, अपने डाउट्स को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। इसमें टीचर का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। टीचर भी एज अ कोऑपरेटिव जो है स्टूडेंट्स के साथ में करती है डाउट क्लियरिंग को लेकर या उनके स्टडी में हेल्थ से रिलेटेड। तो सेल्फ कॉन्सेप्चुलाइजेशन जो है यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स एंड पीयर्स साथ में मिलकर स्टडी करते हैं, तो यहाँ पर सेल्फ की बात जो है नहीं होती है। ये इंडिविजुअल स्टडी नहीं है। कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप में पीयर एंड स्टूडेंट्स जो है साथ में मिलकर अपने डाउट को क्लैरिफाई करते हैं। इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यस, सबकी जो है इंडिविजुअल सेपरेट अकाउंटेबिलिटी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जवाबदारी होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड जो है वो राइट होगा। स्किल डेवलपमेंट, ये पर्टिकुलर स्किल के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, ये लर्निंग ग्रुप है जो किसी भी स्टडी या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से रिलेटेड होता है। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, यस, ये एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस है। यहाँ पर जो स्टूडेंट का सीखने का जो माहौल होता है, इन्वायरमेंट होता है, वो एकदम पॉजिटिव होता है। सब मिलकर साथ में लर्निंग करते हैं। ये इंटरेक्शन को प्रमोट करता है क्योंकि ये वन वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। कोऑपरेटिव लर्निंग जो है टू वे कम्युनिकेशन है जो हमारा इंटरेक्शन को प्रमोट करता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा 2, 4 एंड 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2. Padlet is a game-based platform used in educational institutions to create quizzes, conversation, and surveys. Statement number 2. Seesaw is an app-based platform allows students to work together on text, PDF, drawing, and videos, etc. स्टेटमेंट नंबर 1 जो है फ्रेंड्स, ये जो पैडलेट गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है ना, ये ऑनलाइन टूल है जो स्टूडेंट भी यूज कर सकते हैं, टीचर्स के लिए भी होता है। ये किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है पर्टिकुलर, ये जो है स्टूडेंट्स के लिए है एंड टीचर के लिए है। स्टूडेंट्स एंड टीचर जो है इसको यूज कर सकते हैं क्विजेस के लिए या फिर सर्वे इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, क्विजेस करने के लिए या क्रिएटिविटी लर्निंग में करने के लिए हम इस गेम बेस्ड प्लेटफॉर्म को, या टीचर इसका यूज करता है गेम के थ्रू स्टूडेंट्स को जो है टीचिंग करने के लिए। सीसो जो होता है वो ऐप बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है स्टूडेंट को क्रिएटिविटी करने के लिए, पीडीएफ, ड्राइंग, वीडियो, असाइनमेंट एक्सेट्रा स्टूडेंट जो है इस प्लेटफॉर्म की हेल्प से कर सकता है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 जो है आपका इनकरेक्ट होगा। स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. पैडलेट आपका ऑनलाइन टूल है जो स्टूडेंट्स एंड टीचर दोनों यूज कर सकते हैं। बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर, इसमें इमेज भी यूज कर सकते हैं हम, लिंक, वीडियोस, टेक्स्ट, सीशो जो है मोबाइल एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 3. स्टेटमेंट नंबर 1 में आपसे बोला गया है Vygotsky emphasized the significant role played by adults and more able peers in children's learning. Statement number 2. The zone of proximal development is the area where the child solve a problem alone without the help of others. Friends, लेव व्योस्की ये ऑथर है, इन्होंने
जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी को जो है वो डेवलप किया था। इनके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को हमें जो है फाउंडेशन में नहीं रखना चाहिए, हमें स्टूडेंट्स को सोसाइटी में जाने दो, बाहर जाने दो, प्रैक्टिकल नॉलेज लेने दो, बिना टीचर के, विदाउट किसी की हेल्प से स्टूडेंट्स को सीखने दो। तो सोशल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं व्योस्की। बट यहाँ पे बोला गया है व्योस्की एम्फसाइज करते हैं सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय अडल्ट्स एंड मोर एबल पीयर्स इन चिल्ड्रंस लर्निंग। ये सिर्फ ओनली चिल्ड्रंस लर्निंग को ही नहीं प्रमोट करते हैं, ये सभी टाइप के लर्नर्स को बोलते हैं कि बाहर जाने दो एंड सोसाइटी में जाकर स्टूडेंट्स को सीखने दो, उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज लेने दो। जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर चाइल्ड जो है वो सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम बिना किसी की हेल्प से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका इनकरेक्ट होगा एंड 2 जो है वो राइट होगा। ये जो जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, इन्होंने इस टाइप का डायग्राम को जो है वो प्रमोट किया था, कहा था जेडीपी, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेपीडी। उन्होंने कहा था कि ये एक एरिया है जहाँ पे स्टूडेंट अपने कंफर्टेबल जोन में रखता है, हमें स्टूडेंट्स को सोसाइटी में जाने दो, सोशल इंटरेक्शन करने दो, जिससे वो ज्यादा सीखेगा। तो जो डिफरेंस होता है एक्चुअल और एक्सपेक्टेड डेवलपमेंट का, उसे हम बोलते हैं जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। व्योस्की ने कहा था कि सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, according to this theory society and culture affect the cognitive development of the child. Next question number 4, according to the Kohlberg theory of conventional level of moral development includes the following stages. Option number 1 obedience orientation, option number 2 being nice relationship orientation, social contract orientation, law and order orientation एंड यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। कोहलबर्ग ने थ्योरी दी थी एक, तो वो कोहलबर्ग जो है वो खुद से काम करने की बात करते हैं। कोहलबर्ग ने कभी भी नहीं कहा कि ओबीडियंस यानी किसी की आज्ञा को मानो, ये रिलेशनशिप को भी प्रमोट नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है वो आपके रॉन्ग हो जाएंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और इंटरेक्शन की बात करती है कोहलबर्ग थ्योरी की, सोशली हमको इंटरेक्ट करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर को प्रमोट करती है कोहलबर्ग थ्योरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर। social contract orientation and law and order orientation. May I hope that this answer is clear to you. Option number 3 is your right answer. Next question. The tendency of researcher to subtly and inadvertently affect the behavior of participants in a study obscuring the true effect of the independent variable is called placebo effect, experimental biasness effect, Hawthorne effect and evaluation apprehension effect. तो फ्रेंड्स एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च होती है, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल का कॉज एंड इफेक्ट एक दूसरे के ऊपर चेक करते हैं, हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे एंड डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका इफेक्ट चेक करते हैं। तो इस टाइप की जो बायसनेस होती है उसे बोलते हैं हम एक्सपेरिमेंटल बायसनेस इफेक्ट। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्टडी ऑब्सक्यूरिंग ट्रू इफेक्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज अ एक्सपेरिमेंटल बायसनेस इफेक्ट। हाउथॉर्न इफेक्ट क्या होता है मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। एल्टन मायो जिन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया था, शिकागो में एक्सपेरिमेंट हुआ था। उन्होंने कहा था कि जब हम किसी पर्सन को ऑब्जर्व करते हैं तब वो जो है काम अच्छे से करता है, जब हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं तब उसकी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर रिटर्न। ये रिसर्च पेपर लिखने की एक स्टाइल है, एपीए स्टाइल। उसका जो है हमें सीक्वेंस जो है वो मैच करना है, फिगर, मेथड, इंट्रोडक्शन, टेबल एंड रिजल्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सबसे पहले आता है वो इंट्रोडक्शन आता है, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो फर्स्ट आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है, इंट्रोडक्शन फर्स्ट आएगा,
आपको पता है रिजल्ट जो है वो लास्ट में आता है, यानी कि 5 लास्ट में आएगा। 5 जो है सिर्फ ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। इंट्रोडक्शन, मेथड, फिगर, देन टेबल, देन कंटेंट। तो ये इजीली सॉल्व हो जाते हैं। एलिमिनेशन मेथड का आपको एग्जाम में यूज करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, the extent to which a measure yield the same score across different time group of people or version of instrument is called as reliability, content validity, construct validity and predictive validity। जब हम किसी टेस्ट को रीटेस्ट करते हैं, मीन्स अगेन बार बार टेस्ट करके देखते हैं, फिर भी उसका स्कोर सेम आता है, डिफरेंट पीपल पे टेस्ट करते हैं, डिफरेंट टाइप के डिफरेंट टाइम में डिफरेंट पर्सन पे जब हम उस टाइप के टेस्ट को करते देखते हैं, तो भी रिजल्ट जो होता है वो सेम स्कोर आता है। इसे हम बोलते हैं टेस्ट रीटेस्ट मेथड। स्कोर जो होता है वो सेम आता है, उसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट पर्सन पे भी स्टडी करने पे स्कोर आर सेम इन एवरी टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलायबिलिटी। ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रेंड्स, यहाँ पर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड एंड मीडियम का जो है सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। ये जो ग्राफ होता है, नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड पे होता है ग्राफ के, एंड पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है। ये जो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इजी होता है, एंड पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो डिफिकल्ट होता है। दिस इज नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव में मोड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है मीडियन से एंड मीन से। पॉजिटिव में मीन जो है वो ग्रेटर होता है देन मीडियन देन मोड। अब आपसे पूछा गया है नेगेटिव, तो अगर आपसे पूछा गया होता पॉजिटिव, तो आपका ऑप्शन जो है वो बी राइट होता। अब यहाँ पे नेगेटिव बोला गया है, मोड ग्रेटर देन मीडियन देन मीड, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following characteristics of interactive communication। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताना है। इट इज डिसेंट्रलाइज्ड, इट इज स्टेट कंट्रोल, इट इज हाईली सेंट्रलाइज्ड, टू वे कम्युनिकेशन, प्रोवाइड यूनिवर्सल सिटीजनशिप। इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन का मीन्स क्या होता है, सेंडर और रिसीवर दोनों ही पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो होता है वो सेम होना चाहिए। ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है, मीन्स पावर ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेट जब दोनों पर्सन कर रहे हैं तो वो डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच है। इट इज स्टेट कंट्रोल, नो, इसमें कोई कंट्रोल नहीं होता। जब हमारा सेंट्रलाइज अप्रोच होती तब वो कंट्रोल होता। हाईली सेंट्रलाइज, नो, इट्स नॉट हाईली सेंट्रलाइज। yes, it is two way communication. It provides the universal citizenship. So option number 5 is your right answer. Sorry, option number 5 is also right. So D is the right answer. 1, 4 and 5. Next, question number 10. First, it is staying out late, then it is not calling home, then while parties, and before you know it, your life will be completely out of control. Someday you will be glad that you had a lockdown. Which informal policy is committed in the above argument? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन आपके पास दिए हैं, रेड हेरिंग, स्लिपरी सोप, स्ट्रॉमैन एंड अपील टू इग्नोरेंस। आपसे बोला गया है कि आप एक तो लेट आ रहे हैं घर पे, आप कहीं बाहर रुके हैं, फिर आप ना घर पे कॉल कर रहे हैं। फर्स्ट इट इज स्टेइंग आउट लेट, देन इट इज नॉट कॉलिंग टू होम, देन वो पार्टीज में भी जा रहा है। बिफोर यू नो, लाइफ जो है आपके कंट्रोल से एकदम बाहर है, पर आप ग्लैड हो कि यहाँ पर लॉकडाउन लग जाता है।
तो स्लिपरी स्लोप पॉलिसी, मैंने यहाँ पे एक शॉर्ट बनाया था, उसमें आपको एग्जांपल भी बोला था कि अगर किसी पर्सन को बाइक आती है तो इसका मतलब क्या वो एरोप्लेन भी चला लेगा, क्या वो ट्रेन भी चला लेगा। तो इस टाइप से हम इस टाइप के अजम्पशंस देते हैं, तो हम इसको बोलते हैं स्लिपरी स्लोप पॉलिसी। रेड हेरिंग पॉलिसी मतलब किसी पर्सन के ध्यान से उसको भटकाना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मदर जो है, तो आप बोलते हो देखो मम्मी पापा आ गए, तो इस टाइप की जो पॉलिसी होती है उसे रेड हायरिंग, मतलब यू आर डिस्ट्रैक्टिंग समवन। आप किसी पर्सन को जो आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसे बोलते हैं हम रेड हेरिंग पॉलिसी। अपील टू अथॉरिटी, अथॉरिटी का जो है वो आप अपील करते हैं। तो यहाँ पे इस आर्ग्यूमेंट का जो ऑप्शन होगा स्लिपरी स्लोप पॉलिसी, बी इज द राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो है मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए जो है बनाती रहूं। Which of the following statement are logically equivalent? No philosopher are industrialist. No philosophers are industrialist are philosopher. All non-industrialists are non-philosopher. All philosopher are non-industrialist. फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑल नॉन है, ये नॉन कट जाएगा तो ये हो जाएगा ऑल। ऑल नॉट जब लगा होता है हम इसको बोलते हैं सम। ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट। तो यहाँ पे बात आ रही है इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलोसफर की। फॉर एग्जाम्पल सम ए आर बी, सम ए आर बी को हम सम बी आर ए बोल सकते हैं, बट नो ए आर बी को हम नो बी आर ए नहीं बोल सकते, राइट। तो नो फिलोसफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पे बोला जा रहा है नो इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसफर, जो है वो राइट होगा। नो फिलोसफर आर इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो राइट होगा। लॉजिकली ये राइट नहीं है। आप इसको जो है डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं। ऑल नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉन फिलोसफर, ये नॉन नॉन कट जाएंगे, ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर फिलोसफर, ये राइट होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑल फिलोसफर का ऑल नॉट लगा होता है, इसका मीन्स होता है सम नॉट, मीन्स कि सम फिलोसफर्स आर नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट इज ऑल्सो अ राइट। तो ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे 2, 3 एंड 4। लॉजिकली 2, 3 एंड 4 इज द राइट option. So D is the right answer. Question number 12. According to the classical Indian school of logic, which means of knowledge? क्लासिकल इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है ये, इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। It is used the following argument. The world is an effect and hence it must have an efficient cause like all objects. आर्ग्यूमेंट बोला गया है आपसे, द वर्ल्ड इज एन इफेक्ट एंड हेंस इट मस्ट हैव एन इफिशिएंट कॉज लाइक ऑल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, पॉट क्लॉथ एक्सेट्रा डू, द इफिशिएंट कॉज इज गॉड। ऑप्शन पॉस्टुलेशन, अर्थपति, इन्फ्लुएंस अनुमाना, कंपैरिजन उपमाना, वर्बल टेस्टिमोनी शब्दा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका राइट होगा इन्फ्लुएंस अनुमाना। फॉर एग्जाम्पल गॉड, यहाँ पे वर्ल्ड में जो है इफेक्टिव है, सारी चीजें मौजूद हैं, पॉट भी है, क्लॉथ भी है, एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स, ऑल द ऑब्जेक्ट मस्ट इफिशिएंट। दैट मीन्स कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ही चीजें जो वर्ल्ड में अवेलेबल है वो इफेक्टिव है और इफिशियंट है। हम यहाँ पर सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं कि सारी ही चीजें जो है वो इफिशियंट है और इफेक्टिव है, तो ये होगा अनुमान। अनुमान को इंडियन लॉजिक की लैंग्वेज में, इंग्लिश में हम बोलेंगे इन्फ्लुएंस। विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका आंसर ही आपके सामने आ रहा है, चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्टली? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इनकरेक्टली मैच कर रहा है?
एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जीपीएस का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यहाँ पर होना चाहिए, सेंसर नहीं होना चाहिए। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे राइट है, यहाँ पर सेंसर की जगह सिस्टम होना चाहिए। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, पीपल एंड एनवायरमेंट के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल आर बेस्ड ऑन। फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल जो है सोलर सेल वो किस पे बेस्ड होते हैं? इन ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर, क्रिस्टल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एंड हाइब्रिड ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड एन इलेक्ट्रोइड। तो फ्रेंड्स फोटो इलेक्ट्रोकेमिकल सोलर सेल जो है वो ऑर्गेनिक भी होते हैं, वो इनऑर्गेनिक भी होते हैं। इसे हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड एन इलेक्ट्रोइड। तो इनऑर्गेनिक हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। सो 4 इज द राइट आंसर। सेल जो बेस्ड होते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ इनऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर एंड एन इलेक्ट्रोइड। दिस मेथड इज फ्रॉम विच हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर। इस मेथड में हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होता है वाटर के थ्रू। फोटो इलेक्ट्रिक केमिकल सोलर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जो है यहाँ पर ईयर मैच करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। फ्रेंड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये इस क्वेश्चन पीपल एनवायरनमेंट में 2 टॉपिक एक ऐसे हैं जिससे हर साल क्वेश्चन आता है। एक तो आपके जो सुमित और प्रोटोकॉल है, जो समिट हुई है, प्रोटोकॉल हुए, उससे एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। तो वो अगर आपने नहीं किए हैं तो वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड है, ओजोन से रिलेटेड है, ओजोन। एंड क्योटो प्रोटोकॉल जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस के इमिशन से रिलेटेड है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसी आपको ईयर जो है वो मैच करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका आया था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो ईयर हो जाएगा वो 1987 में आया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, एम था, ओजोन डिप्लीशन लेयर को जो है वो प्रोटेक्ट करना था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था। रियो समिट जो है वो 1992 में आई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का जो ऑब्जेक्टिव था वो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रिड्यूस करना था। इसका जो ईयर होगा वो 1997। एंड पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में आया था, क्लाइमेट चेंज से ये रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ओशियन में लीड टू। अगर थर्मल एक्सपेंशन होगा ओशियन में तो इससे जो सी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्मल एक्सपेंशन होगा ओशियन में तो सी लेवल विल राइज। मीन्स अगर हीट क्रिएट होगी ओशियन में तो सी का जो लेवल है वो हाई हो जाएगा। मतलब सी लेवल इज राइज। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ओशियन लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर कैन कॉज सी। तो उससे क्या होगा, वाटर का जो लेवल है इंक्रीज होगा, जिससे जो है सी का लेवल राइज होगा। सो 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स आर मेनली ऑक्सीडेशन पॉन्ड्स used to remove pathogen and organic content, natural treatment system, extremely quick, most efficient in extremely cold water। तो ऑप्शन आपके पास ये हैं। तो मेनली ऑक्सीडाइजेशन, बेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड जो होता है वो ऑक्सीडाइड होता है, प्रॉपर नेचुरल होता है, ये आर्टिफिशियल नहीं होता। यूज टू रिमूव पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट, ये रिमूव करता है पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिक कंटेंट को। तो 2 आपका राइट होगा। नेचुरल ट्रीटमेंट सिस्टम है, ये एक्सट्रीमली क्विक नहीं है। ये कोल्ड वेदर के लिए भी इफेक्टिव नहीं है, ये ऑल टाइप के वेदर में जो है वो इफेक्टिव होता है। तो 1, 2 इज द 3 इज द राइट आंसर। ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट टू ईच अदर। आपसे जो है लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्ट मीन्स कॉन्ट्राडिक्टरी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है।
कंट्राडिक्टरी स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का क्वेश्चन है। कंट्राडिक्टरी ए ई आई ओ। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को ए को बोलते हैं ऑल, ई मीन्स नो, आई मीन्स सम, ए मीन्स सम, नॉट मीन्स ऑल ए आर बी, इसे हम डिनोट करते हैं ए। तो स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में हमारे पास 4 जो है वेरिएबल्स होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी मीन्स ए का कॉन्ट्राडिक्शन ओ के साथ में होगा, आई का कॉन्ट्रोडक्शन जो है वो ई के साथ में होगा। तो अब हमें मैच करना है, अगर ए और ओ साथ में आते यानी कि ऑल और सम नॉट, तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर सम और नो साथ में आते हैं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो आइए हम चेक करते हैं। ऑल फिलोसफर्स आर इंडस्ट्रियलिस्ट। अब ऑल के साथ में हमको सम नॉट चाहिए, तो फर्स्ट और सेकंड जो है वो आपका राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड जो कंडीशन बन रही है सम एंड नो, यहाँ पे फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्वालिटी इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग? प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग मटेरियल, assessment of training needs, development of appropriate curriculum, modules assessment of training needs, assessment of the impact and outcome of training। तो इसमें से कौन सा की इंग्रेडिएंट जो है क्वालिटी ऑफ सर्विस टीचिंग ट्रेनिंग को प्रमोट करता है? प्रिपरेशन, टीचिंग के लिए सबसे पहले हमारे पास ट्रेनिंग के लिए मटेरियल प्रिपेयर होना चाहिए। जब भी आपको टीचिंग करना है तो उसके लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट होता है टीचिंग मटेरियल, ट्रेनिंग मटेरियल। असेसमेंट की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, टीचिंग के सबसे लास्ट में हमारा असेसमेंट होता है। डेवलपमेंट ऑफ अप्रोप्रिएट करिकुलम, करिकुलम ऑलरेडी पहले होता है तो इसका ट्रेनिंग से कोई रिलेशन नहीं है। असेसमेंट, ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का कि स्टूडेंट का आउटकम, स्टूडेंट ने जब एडमिशन लिया था तब उसका लेवल ये था, टीचिंग करने के बाद, ट्रेनिंग के बाद उसका लेवल यहाँ होना चाहिए, मतलब हमारा आउटकम जो होता है वो इंक्रीज होना चाहिए। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथमेटिक्स का ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हेल्ड इन द ईयर 2000 ईयर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुआ। अ टोटल 6 लाख स्टूडेंट्स है, टोटल आपके पास 6 लाख students appeared and 40% passed the examination। अब 6 लाख का 40% आप निकाल लो, ये हो जाएगा 2,40,000 पास इन द एग्जामिनेशन। 40 इतने जो है स्टूडेंट पास हुए एग्जाम में। देन 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स वर फीमेल। टोटल में से 40% जो है स्टूडेंट जो है वो फीमेल है। दैट मीन्स कि 2,40,000 जो है वो फीमेल है। रिमेनिंग 6 लाख में से जब हम 2.4 LPO को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 लाख। इतने क्या है वो मेल है। अब हम आगे बढ़ते हैं। द पास परसेंटेज अमॉन्ग द मेल वॉज, मेल का जो पास परसेंटेज है वो तो मेल यहाँ पर जो है हमारे पास, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, कुछ टेक्निकल इश्यूज है। तो यहाँ पर मेल जो हो जाएंगे वो 3.6 हो जाएंगे मेल। देन पास परसेंटेज अमॉन्ग द स्टूडेंट जो है वो 50% है। तो 3.6 का जो 50% हो जाएगा 1,80,000 जो है वो मेल है। एंड हमारे पास फीमेल का पास परसेंटेज निकालना है, तो 2.40% एंड सॉरी 2,40,000 जो है वो मेल है, 1,80,000 जो है वो सॉरी ये मेल है एंड देन ये फीमेल है। तो आपको फीमेल का परसेंटेज बताना है। तो फ्रेंड्स फीमेल का जो परसेंटेज हो जाएगा 240 में से जब हम 2,40,000 एंड मेल जो है 1,80,000, इसमें से माइनस करेंगे तो आएगा 60,000।
अब हमारे पास परसेंटेज बताना है, तो 60,000 जो है वो फीमेल स्टूडेंट पास होती हैं, तो टोटल है हमारे पास 60,000। इसका जो है हम पास परसेंटेज निकालेंगे, तो ये हो जाएगा टोटल मेल जो है वो 2,40,000, तो परसेंटेज आ जाएगा 25। So option number first is your right answer. Thank you so much. Have a nice day.